हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक बड़ी खुशखबरी हमारे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा वाले बच्चों को मिली, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। सच में बड़ी बात है उन बच्चों के लिए जो बहुत परेशान थे, और शायद है कि पहली बार ऐसा देखने में आया कि पेपर आउट को लेकर के बच्चों में इतनी ज़्यादा बेचैनी थी। और इससे भी दुखद, पिछले 20 वर्षों से मैं परीक्षाएं देता रहा हूँ, बहुत नज़दीक से देखा है परीक्षाओं को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा होने के कुछ ही दिन में लोग सुसाइड करने लगे। अब तक शायद 3 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, जिनमें से एक बच्चा अपने कन्नौज जनपद से भी है। मतलब क्या शब्द लाए जाएं, ढूंढना मुश्किल है उसके दुख व्यक्त करने के लिए। लेकिन समय रहते जो जितना संभव स्टेप था माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया, उनके लिए आभार हम सब की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनता की तरफ से भी, और उन 50-60 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से भी। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा भी बिल्कुल शुचितापूर्ण परीक्षा होगी, फेयर, नीट एंड क्लीन। पहला तो ये कि कोई थोड़ा सा सख्त कानून नहीं है, कोई सजा वगैरह नहीं है जो लोग चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, होना चाहिए। दूसरा, एक मेरे मित्र जो उत्तर प्रदेश पीसीएस कैडर में जिला स्तरीय अधिकारी हैं, आज ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत उन्होंने एक सुझाव दिया कि ऐसा भी हो सकता था कि परीक्षा न रद्द करके परीक्षा को 2 टायर बना दिया जाए, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। ये जो पहला चरण था इसे प्रीलिम्स मान लिया जाता, और इसमें जितनी वैकेंसी है उसका 13 गुना परीक्षार्थी पास कर दिए जाते, जैसे पीसीएस वगैरह में होता है। 60,000 का मतलब 13 छंगा 78, 7,80,000 लोग प्रीलिम्स से पास कर दिए जाते हैं। क्योंकि उनकी बात तो बहुत हद तक तार्किक इसलिए भी है कि अपोस्टेड आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं कि 70-80,000 बच्चों तक वो आउट वाला पेपर पहुंचा था। तो वो 70-80,000 तो भाई पास होते ही ये माना जा सकता है, और 7 लाख और उसके नीचे मेरिट वाले हम लोग उनको क्वालिफाई करा देते और सेकेंड राउंड की परीक्षा करा देते। क्योंकि 60 लाख 50 लाख की परीक्षा आयोजित करवाना सच में हमेशा एक चुनौती रहेगा। पेपर रद्द कर देना एकमात्र उसका समाधान नहीं हो सकता। जब 7 लाख 8 लाख लोग रह जाते तो उसकी परीक्षा ज़्यादा फेयर तरीके से कराई जा सकती थी। या दूसरा, जो पीईटी एग्जाम कराई थी वो करा के उससे उठा लिए जाते 7 लाख बच्चे, 7-8 लाख बच्चे मेंस करा दिया जाता। एक तरीका हो सकता था, और अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें लगता है सुझाव लोग दे भी रहे होंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी हैं। लेकिन हम लोगों को भी बीइंग ए टीचर ये बात उठानी चाहिए, और इस बात पे भी चिंतन मनन करना चाहिए कि ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे परीक्षा बिल्कुल शुचितापूर्ण हो सके। ठीक, और पर्याप्त समय भी दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कम समय में जो परीक्षा कराई आपाधापी, इसमें भी आउट यानी चीटिंग की तरफ बच्चे भागे। सोचे कि 1-1.5 महीने में पढ़ाई तो हो नहीं सकती, तो अनफेयर मीन्स का सहारा लिया जाए, मे भी ये भी एक पॉइंट रहा हो। दूसरा, हम लोगों लंबे समय तक लोक प्रशासन को पढ़ते रहे, लिखते रहे पीसीएस आदि परीक्षाओं में,
उसमें एक टॉपिक है भर्ती प्रमोशन इस टाइप का लोक प्रशासन में। तो उसमें एक आइडियल रिक्रूटमेंट जो होती है वो माना जाता है कि वो होती है जो पीरियाडिक होती रहे, पर ईयर या जो भी पीरियड हो पीरियाडिक हो, और एक बल्क रिक्रूटमेंट की बजाय छोटे छोटे पार्ट में हो। जैसे 60,000 की बजाय 15 4 बार हो सकती थी, 20 3 साल होती, 12 करके 5 साल होती। जब हर वर्ष परीक्षा होती है तो पहले तो योग्य बच्चे मिलते हैं, योग्य अभ्यर्थी मिलते हैं आपको। दूसरा, चीटिंग आदि की तरफ बच्चे इसलिए भी नहीं भागते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार खराब होगा, अगली बार हम अच्छा करेंगे। जब 5-6 साल में परीक्षा हुई तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीटिंग को ये चीज़ें प्रमोट करती हैं कि हाय हाय मुश्किल में तो अटेम्प्ट मिला है, अब मिलने वाला नहीं है, अगली बार मैं ओवरएज हो जाऊंगा। बहुत से लोग ओवरएज हो भी गए। तो पीरियाडिक हो भर्ती, कम हो ज़्यादा हो, इसीलिए सिविल सर्विसेज को आप देखो चाहे 100 वैकेंसी आए चाहे 50 है, बहुत रेगुलर आती रहती है। तो बच्चे उसी में लगे रहते हैं, इस बार खराब हुआ तो अगली बार। चीटिंग तरफ माइंड डाइवर्ट कम होता है। ऐसा भी हो सकता था थोड़ा सिद्धांत के विपरीत काम हुआ कि इतने समय तक भर्ती नहीं आई तो फिर समय नहीं दिया तैयारी करने को। मतलब चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी गई कि अनफेयर मीन्स की तरफ लोग ज़्यादा भागे। और आप जानते ही लगातार जैसे ही साइंस और तकनीक का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, नेट की इतनी सर्वसुलभ उपलब्धता है, तो आगे भविष्य में भी ये समस्याएं रहेंगी। ये पुलिस भर्ती में जो छीछा लेदर हुई है ना तो आखिरी है और ना पहली है। इसलिए जो भी भर्ती बोर्ड है उनको लोक प्रशासन के जो बेसिक सिद्धांतों को पढ़ना और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब भी प्रशासनिक अधिकारी सिलेक्ट होके जाते हैं ट्रेनिंग में, चाहे वो IAS के हों चाहे PCS के हों, सबको मंसूरी में या लखनऊ में बेसिक कोर्स के रूप में लोक प्रशासन पढ़ाया जाता है। वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये बेसिक सिद्धांतों के विपरीत काम हुआ, ये भी बढ़ावा मिला। खैर जो भी हुआ, परीक्षा रद्द हुई और लगभग अब 5-6 महीने का समय भी मिलेगा। जिनमें रह गई कोर कसर, वो भी बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, इक्वल लेवल है सबके लिए। एक बात परीक्षा से रिलेटेड ये बातें हुई। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि तैयारी की स्ट्रेटजी को लेकर के। 4 पालियों के पेपर, मैंने चारों पालियों के पेपर का एनालिसिस किया। करीब 20-25 बच्चों ने अपने पेपर भी दिए, उनके पेपर भी देखे। पेपर और बच्चे को, मैंने उन बच्चों को भी करीब से देखा कई महीनों से, कई बच्चे तो 2 साल 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग सभी बच्चों ने 10 से 12-15 सवाल कम किए हैं अपनी क्षमता से। मतलब मेरे हिसाब से जो उनमें क्षमता थी उससे 10, 12, 15 सवाल कम किए हैं। ध्यान से सुने। तो अब प्रश्न उठता है एज ए मेंटोर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बच्चे में क्षमता थी वो 10-15 सवाल कम कर पाया। उसका एक बड़ा पहलू ये था कि बच्चे ने सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर नहीं किया। जब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो तो पहली इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप सिलेबस के हर बिंदु से गो थ्रू जरूर हो। बहुत पारंगत ना हो लेकिन गो थ्रू अवश्य होना चाहिए। एक आध पॉइंट कहीं छूट जाए तो फिर टीचर मेंटर की सहायता लें, गूगल आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा, जब भी MCQ परीक्षा हो तो पढ़ाई से ज़्यादा अभ्यास का वैल्यू होता है। मेरे पास जो भी बच्चे आए कि इतने कम समय में 1.5 महीने में क्या हो सकता है, तो मैं सबको सलाह देता था कुछ भी हो ना हो पर तुम रोज एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। और जिन बच्चों ने 30 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे पिछले दौर में, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्ट्रीम थे। और आगे भी मेरी यही सलाह है, जो बच्चा 100 प्रैक्टिस सेट लगाएगा
वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा। जो बच्चा 100 प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें उल्टा, जो बच्चा 100 प्रैक्टिस सेट लगाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको उल्टा किया हुआ कैमरे पर, वह 100% सेलेक्ट भी हो जाएगा। बच्चों ने कहां कहां पे गलती की, मैं देखिए आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये जो सिलेबस है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे ये सिलेबस है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसकी फोटो तो उल्टी आएगी, मैं अलग से पीडीएफ बना दूंगा, लेकिन मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। ये यूनिट 4 है। पूरा पुलिस परीक्षा का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड है। एक यूनिट में जनरल स्टडी है, दूसरे यूनिट में हिंदी है, तीसरे में मैथ्स है और चौथे में रीजनिंग है। कमोबेश मोटा मोटा ऐसे डिवीजन है। रीजनिंग के ही यूनिट 4 में 3 सब पार्ट हैं, एबीसी का खा गा, तो 4 का में करीब 13 टॉपिक हैं। इसको इन्होंने टाइटल दिया है मेंटल एप्टीट्यूड या मानसिक अभिरुचि। बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस स्किप कर गए और 13, 14, 15 सवाल आए हैं चारों पेपरों में। ये मेरे पास पेपर हैं, किस स्लॉट का है नहीं बता सकते, किसी स्लॉट का है, 17 तारीख का है। इसमें लगभग हर स्लॉट में 10-12 सवाल आए हैं पुलिसिंग एप्टीट्यूड के। मैंने कई बार कहा कभी सिलेबस नहीं छोड़ा जाता है। कई एक बच्चों ने लॉजिक दिया था कि पिछली परीक्षाओं में सर आए नहीं है, तब भी मैंने कहा था इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पिछली परीक्षा में नहीं आए तो इस बार नहीं आएगा। वही हुआ। सवाल की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन सवाल बहुत सरल होते हैं। अगर आप ये यूनिट 4 का, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, इसमें 12 या 13 टॉपिक हैं और इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि किसी भी टॉपिक का कंटेंट एक पेज से ज़्यादा नहीं है, बहुतों का आधा ही पेज में है। जैसे रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था, उसमें यह था कि ये रूल ऑफ लॉ डायसी ने दिया है। डायसी ब्रिटेन के विधिवेत्ता थे। 3 ग्राउंड दिए हैं रूल ऑफ लॉ के, ये भारत, हमारे भारतीय संविधान में विधि का शासन ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ये 3-4 पॉइंट और यही सवाल आए। जब कभी कोई ऐसा सिलेबस हो जो कि उस परीक्षा में बच्चों की अप्रोच से बियॉन्ड हो, तो उसमें सवाल बहुत सरल आता है। हाँ, ये जो मेंटल एप्टीट्यूड या पुलिसिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं, ये सामान्यतः थोड़ी हायर लेवल की जनरल स्टडी है। जैसे लैंगिक संवेदनशीलता एक टॉपिक है, जेंडर सेंसिटिविटी, तो लिंग और जेंडर में अंतर, सेक्स और जेंडर में अंतर होता है, सवाल पूछा जाता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जबकि जेंडर एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। बेसिक अंतर जो है, ठीक। जैसे इसमें पुलिस प्रणाली को लेकर के है, तो जब भी पुलिस प्रणाली पे सवाल होता है तो धर्मवीरा आयोग पे सवाल नहीं बनना है। पुलिस कमिश्नर मुंबई के रहे, धर्मवीरा कमेटी बनी थी। उसमें था कि पुलिस में जो निचले स्तर पे है, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इनकी जो वर्किंग कंडीशन वो थोड़ी सी इजी करी जाए। बहुत वर्कलोड ज़्यादा है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनको जो है सुविधाएं दी जाएं निचले स्तर पे, ये बात कही गई थी। तो बड़ी चर्चित रिपोर्ट है, लागू नहीं है अभी, और तो जल्दी लागू होने की मांग होती रहती है पुलिस विभाग की तरफ से। इस टाइप के सवाल थे। जनहित जैसे एक टॉपिक है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब जनहित की बात आती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, हमारे संविधान में हमारे भारत में PN भागवती इसके जनक माने जाते हैं। तो जनहित याचिका क्या होती है, इस पर भी सवाल बनेगा। PIL क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाया था। तो इस टाइप के ये टॉपिक थे 13-14। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण,
अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन, पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं उनके प्रति संवेदनशीलता। अब जैसे ही अल्पसंख्यक शब्द आया तो अनुच्छेद 29 और 30 तो पूछा ही जाना है, इसमें कौन सी नई बात, पूछा भी गया है। अनुच्छेद 24 पूछा जाएगा जैसे ही बच्चों की बात आएगी, तो वो सवाल बनने ही बनने थे, और सवाल बने भी, और बच्चे छोड़ के आए या गलत करके आए। और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि आप सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा, पूरा एक यूनिट का यूनिट छोड़ के जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम सब कुछ सही होगा। तो आगे से मेरी सलाह है कि सिलेबस को एज इट इज पढ़ें। सिलेबस तो याद होना चाहिए कायदे में, जिसको सिलेबस याद नहीं वो कोर्स क्या याद करेगा, कर ही नहीं सकता है। दूसरे, ऑनलाइन पे बिल्कुल आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते आप। अभी भी हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। वो कमिटमेंट, वो एथिकल वैल्यूज अभी नहीं है उस लेवल पे कि जो आपके साथ खड़े हो सके। वो सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं, और ऑनलाइन के एक लिमिटेशंस है। ऑनलाइन कभी ऑफलाइन थोड़ी ना बन सकता। हाँ, मदद जरूर मिलती है और अच्छी मदद मिलती है, लेकिन उसमें आप सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी नहीं कर पाते बहुत आसान। जब तक वो विवेक, वो क्वालिटी का सिलेक्शन, चयन, गुणवत्ता का जो चयन है वो करने में थोड़ी बड़ी दुविधा रहती है, अगर पहले से कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। वन वे है, ये भी प्रॉब्लम है। और मैथ में तो ये पहले तो सिलेबस नहीं चुने, जैसे मेंटल पोलिसिंग एप्टीट्यूड के 13 टॉपिक हैं। 13 टॉपिक कतई नहीं छोड़ने चाहिए थे आपको, कम से कम आगे से नहीं छोड़ना। जहां तक मैथमेटिक्स की सब बात है, सामान्यतः चारों प्रश्न पत्रों में इस टाइप के सवाल हैं। अगर कोई भी बच्चा बहुत बेसिक किताब, आर.एस. अग्रवाल की किताब को, जो पहली एक्सरसाइज होती है उसमें पहली एक्सरसाइज सरल होती है, एक्सरसाइज बी थोड़ी सी टफ होती है, एक्सरसाइज सी शायद और थोड़ी सी टफ, CGL मेन सेंस लेवल की होती है, तो उसकी एक्सरसाइज वाला जो ए वाली अभ्यास है, हर चैप्टर में 2 या 3 एक्सरसाइज होती हैं, तो पहली वाली जिसमें थोड़े सरल सवाल होते हैं, सीधे सीधे, केवल उनको लगाएं। कतई राकेश अग्रवाल और RD शर्मा फलाने दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल की सिंपल और बेसिक तरीका आपको हो। कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा जैसे बहुत SSC के CGL टाइप सवाल हो। तो बेसिक सवाल, जैसे देखिए एक सवाल किसी पारी में है, देखने में तो नहीं आएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2 और 3 है। लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया, इसमें क्या करना है, कक्षा 6 का सवाल है, 30 सेकंड लगने हैं मुश्किल से। आगे सवाल है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी हुई? अरे मीटर सेकंड में दी है तो किलोमीटर घंटा में बदल दो इसको। कौन सा इसमें बहुत बड़ा पहाड़ है या बहुत बड़ी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है JEE लेवल की। हाँ, थोड़ा सा जो परेशान किया होगा डाटा हैंडलिंग के सवालों में। डाटा हैंडलिंग के सवाल, जैसे डाटा हैंडलिंग के सवाल क्या है, कुछ आपको ऐसे डाटा दिए रहते हैं, फिर उसके 4-5 सवाल उससे बना देते हैं। डाटा हैंडलिंग टोटल अभ्यास की चीज है, और बहुत बेसिक मैथ्स, परसेंटेज का सवाल, प्रॉफिट लॉस की, सामान्यतः परसेंटेज का यूज बहुत होता है डाटा हैंडलिंग में, कि इस साल इतने % बच्चे उत्तीर्ण हुए तो अगली बार उतने हुए, इतने 5 क्लासों में इतने इतने बच्चे थे, इतने फेल हुए, इतने पास हुए। डाटा हैंडलिंग सवाल आते हैं, बहुत परीक्षाओं में आते हैं, और ये सब अभ्यास कीजिए। जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे कोई टीचर आपको मैथ नहीं सिखा सकता। तो अभी भी मेरी सलाह है,
जो भी बच्चे बहुत सीरियस हों, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात पे भरोसा रखते हैं, अगर आपको 5-6 महीने मतलब 150 दिन मिलते हैं तो 100 टेस्ट पेपर जरूर लगाएं। 100 टेस्ट पेपर वाला बच्चा 100% पास होगा, एकदम पक्का है। और सिलेबस की कोई भी एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। 2 बातें जरूर कर लें। ऑनलाइन पढ़ें, आप 24 घंटे में अगर 14 घंटा पढ़ते हैं तो 7 घंटा ऑनलाइन पढ़ें, तो 3-4 घंटा ऑफलाइन भी पढ़ें। आधा आधा दो, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। ऑफलाइन से मतलब किताब से पढ़ें, अभ्यास करें, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें, कोई टीचर मेंटर आपके अप्रोच में हो उसके संपर्क में भी रहें। जब तक आप प्रैक्टिस सेट लगा के उसका मूल्यांकन नहीं करवाते हैं तब तक भी उसका कोई मतलब नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक उस प्रैक्टिस का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, परीक्षा रद्द कराई, लेकिन एक काम उन्हें और भी करना चाहिए, और मुझे लगता है वो करेंगे भी, ये कि ऐसी पारदर्शी जांच हो और ऐसा कठोर से कठोर दंड मिले कि चीटिंग करने वालों की 7 पुश्तें याद करें। ऐसा उन्हें दंड जरूर देना चाहिए। उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। और जो भी शिक्षक बंधु इस प्रक्रिया में लगे थे, बहुतों को देखा बहुत अंदर से दुखी थे, समझ में नहीं आ रहा था क्लियर, तो किसी के पास कोई डाटा नहीं था कि हुआ आउट कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, सच में रद्द हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। अंततः जो कुछ भी हुआ, लेकिन आगे से जैसे वो प्रीलिम्स और मेंस वाली परीक्षाएं, इस टाइप से 2 चरणीय परीक्षा अगर कर दी जाए, शायद है इस पे हम लोग कंट्रोल लगा सकें। और शासन प्रशासन के लिए, हम सब के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है कि आखिर इतने बच्चों को कैसे हम विश्वास दिलाएं कि बिल्कुल पारदर्शी ही परीक्षा होगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।